स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था दक्षिणापथ का इतिहास, यानी दक्कन के इतिहास के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। दक्षिणापथ के इतिहास को अगर देखा जाए तो हमने आपको इससे पहले की जो क्लास मैंने दिया था उसमें सारे उत्तर भारतीय राजवंशों के बारे में सारी कक्षा का संचालन पूरी गुणवत्तापूर्ण किया था। अगर देखा जाए तो इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से को, तो इसके ऊपर के उत्तर भारतीय जो राजवंश थे इसके बारे में, उत्तर भारतीय राजवंशों के बारे में, भारतीय राजवंश जो थे ये सारा मैंने क्लास आपको दे चुका था। अगर यहाँ देखा जाए 23.5 डिग्री यानी कि यहाँ पे एमपी के विंध्याचल पर्वत को ले लिया जाए और यहाँ आ जाया जाए कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी, अगर तुंगभद्रा तक आया जाए तो ये बीच के इतिहास को मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच के इतिहास को जिसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है, जिसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर बातचीत किया जाए तो मेरी इसके पहले की जो क्लास चली थी, अगर हम यहाँ ले लेते हैं कर्नाटक वाला क्षेत्र ले लेते हैं, कर्नाटक का क्षेत्र ले लेते हैं और इधर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे आप लोगों को जो क्लास दिया था वो मेरी क्लास क्या चली थी, पहले चली थी वातापी के चालुक्यों के बारे में मैंने बताया था। वातापी के चालुक्य इसके पहले मैंने क्लास दिया था। इन वातापी के चालुक्यों को उन्मूलन करने के बाद, उन्मूलन करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रकूट करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया था आज जो मेरी क्लास चलेगी वो राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में चलेगी। फिर राष्ट्रकूटों के सत्ता को अगर देखा जाए तो समाप्त करने का जो काम करेंगे वो करेंगे कल्याणी के चालुक्य करेंगे, कल्याणी के चालुक्य करेंगे। तो हम लोग राष्ट्रकूट पढ़ने के बाद कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे और कल्याणी के चालुक्यों के बाद अगर देखा जाए तो कौन आएगा, बेगी के चालुक्य आएंगे, बेगी के चालुक्य। लेकिन ये बेगी के चालुक्य कहाँ शासन करेंगे, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश पे ये शासन करेंगे। यानी कि इतिहास जो चलेगी वातापी के चालुक्य पढ़ लेंगे हम लोग यहीं पे, राष्ट्रकूट यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य यहीं से पढ़ेंगे, फिर ये चालुक्यों की कहानी हम लोग बेगी के यहाँ के इतिहास को पढ़ेंगे। जैसे इस दक्षिणापथ के इतिहास को पढ़ा दूंगा फिर मैं ये नीचे का हिस्सा जो तमिलनाडु और केरला वाली जो हिस्सा है, इस तमिलनाडु और केरला वाले हिस्से को मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि केरला और तमिलनाडु इस हिस्से को पढ़ाऊंगा जहां हम लोग दक्षिण, सुदूर दक्षिण के इतिहास के नाम से पढ़ेंगे। तो मेरी अगली क्लास चलेगी तो मैं बताऊंगा। अभी मैं जिस मुद्दे पे बातचीत करूंगा वो होगा राष्ट्रकूट राजवंश। अभी राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो बिना देर किए मैं करता हूँ अपने क्लास की शुरुआत। और इससे पहले मेरा आपसे ये कहना होगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को बनाए रखूंगा। तो मैं करता हूँ अपनी क्लास की शुभारंभ। राष्ट्रकूट राजवंशों में जो संस्थापक के रूप में काम कर रहा, अभी हमने सारी बात आपको बताया है, उन राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करने का काम कर रहा है दंती दुर्ग, यानी कि संस्थापक के रूप में दंती दुर्ग जाना जा रहा है। और इसने अपनी राजधानी जो बनाया था वो राजधानी था मान्यखेत था, जो मालखंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि दंती दुर्ग चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर रहा है। वातापी के चालुक्यों की सत्ता को एक तरह से उन्मूलन करने के बाद ये राष्ट्रकूट राजवंशों की जब स्थापना करता है तो निसंदेह इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां आती हैं और उन तमाम सारी चुनौतियों को सामना करने में तनिक सा देरी नहीं लगाया। इतिहास के अनुसार ये भी बताया जाता है कि इसने जैसे चालुक्यों पे अपना एकाधिकार जमाता है उसके साथ साथ ये कई सारे अन्य राजवंशों पे भी अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है। और निसंदेह इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी शासन सत्ता को विस्तार करने के लिए कई छोटे छोटे राज्यों पे अटैक भी करता है और उसमें सफलता भी पाता है। इस क्रम में अगर देखा जाए तो इसने कांची, कलिंग, मालवा जैसे अनेक छोटे छोटे राज्यों पे धावा बोलता है और विजय भी प्राप्त करने का काम किया था।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट शासक जो दंती दुर्ग था, इसने स्वयं को महाराज धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसे उपाधि को धारण कर गद्दी पर बैठा था। इतिहास के अनुसार इस बात को भी बताया जाता है कि इसकी इस उपलब्धि से जो इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था, इस उपलब्धि से स्पेशल चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य था वो काफी प्रभावित हुए और चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने ऑलरेडी इसको पृथ्वी बल्लभ और खड़वा लोक की उपाधि से सुशोभित करने का काम किया था। साथ ही साथ दंती दुर्ग के बारे में जो अक्सर सवाल के रूप में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो ये था कि दंती दुर्ग एक ऐसा राष्ट्रकूट शासक आता है जो महादान यज्ञ करता है और महादान यज्ञ के नाम से काफी प्रख्यात भी था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उज्जैनी में ये हरिण्य गर्भ नामक यज्ञ करवाता था, जो महादान यज्ञ था। ये यज्ञ जो करवाता था, इस यज्ञ से संबंधित बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टेट पीसीएस लेवल में भी एक दो बार ऐसे सवालों को उठाया जा चुका है कि हरिण्य गर्भ नामक यज्ञ का संपादन किसने करवाया था। वो राष्ट्रकूट शासक थे और राष्ट्रकूट शासकों में अगर कहा जाए तो आप कहेंगे वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग के बाद अगर देखा जाए तो उसका चाचा उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पर बैठते हैं, जिसका नाम कृष्ण प्रथम बताया जाता है। और कहा जाता है कि जब कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठता है तो इसके समय में जो बादामी के चालुक्य थे, जो ठीक इसके पहले हमने अभी पढ़ाया है, उनकी सत्ता भी पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुई थी। दंती दुर्ग ने साम्राज्य की स्थापना तो भले कर लिया था, एक राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कर लिया था, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दंती दुर्ग अंतिम रूप से वह चालुक्यों का उन्मूलन किया था। ये बिल्कुल गलत बात होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो दंती दुर्ग के बाद उत्तराधिकारी के रूप में जो उसके चाचा रहे कृष्ण प्रथम, यह कृष्ण प्रथम जो था ये वास्तव में चालुक्यों को के अस्तित्व को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करता है। यानी कि वादामी के जो चालुक्य थे, जो वातापी के चालुक्य हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा, वो वादामी या वातापी के चालुक्यों का अंतिम रूप से सत्ता से उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि उनकी अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। और कृष्ण प्रथम जो था वो राजा धीराज और परमेश्वर जैसे उपाधि को सुशोभित किया था। कला के दृष्टिकोण में देखा जाए तो कला और संस्कृति वाली पहलू जो आती है, आर्ट एंड कल्चर फेजेज, उसमें काफी ज्यादा कृष्ण प्रथम का योगदान है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कला और संस्कृति से संबंधित हम बहुत सारे मुद्दों पे अपने इस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फेज वाले पहलू में ज्यादा बातचीत आपसे नहीं करता। मैं टोटल का टोटल आप लोगों के बीच यहाँ पे ज्यादातर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फेजेज को लेकर के हम अपने हिस्ट्री की संचालन किए हैं। स्पेशल मैंने बताया था कि 25 से 30 क्लास लेकर के लगभग मैं स्पेशल आर्ट एंड कल्चर का लेकर आऊंगा। जो आर्ट एंड कल्चर मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ, आप लगभग यूपीएससी जैसे एग्जाम को भी कवर करने की ताकत रखेंगे। जब मेरी क्लास चलेगी तो उस वीडियो को आप देखिएगा और आप खुद आकलन करेंगे कि उस वीडियो में और उस कंटेंट में कितनी ज्यादा सारगर्भिता और कितनी ज्यादा गुणवत्ता छिपी हुई है। बहरहाल अभी मुद्दे पे बात किया जाए तो यहाँ ये कह सकते हैं हम कि जो कृष्ण प्रथम जैसे गद्दी पर बैठता है, तो कृष्ण प्रथम के समय हमने बताया इसने सारे चालुक्य वंश को अंतिम रूप से समापन भी करने का काम किया था। और एलोरा में बताया जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसने ही करवाया था। इस मंदिर की एक सबसे विशेष बात यह है, जो एक बहुत ही रोमांच भी प्रस्तुत करता है, वो रोमांच ये है कि ये कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो करवाया था कृष्ण प्रथम के समय जो चल रहा है, वो केवल एक पत्थर को काट के करवाया गया था। यानी कि एकाश्म पत्थर से निर्मित ये कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक ही पत्थर के चट्टान को काट काट के इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर जो था इसको राक मंदिर या कह सकते हैं राक यानी कि पत्थर मंदिर के नाम से भी इतिहास में ये काफी विख्यात मंदिर जाना जाता है। तो
तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप कहेंगे कृष्ण प्रथम ने, जो राख मंदिर या कह सकते हैं पत्थर मंदिर के नाम से जाना जाता था। और इसकी सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है कि यह मंदिर एकाश में पत्थर से निर्मित है, यानी कि एक ही पत्थर को काट काट के इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। हम इस बात को कह सकते हैं कि शासन काल के दौरान लगभग मंदिर और कला के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा अनुपम उदाहरण को लेकर के आते हैं, विशेष करके टेम्पल आर्किटेक्चर को अगर देखा जाए तो ये मंदिर वास्तुकला के क्षेत्र में द्राविड़ शैली का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। ये द्राविड़ शैली क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। द्राविड़ शैली के बारे में, द्राविड़ शैली क्या होता है, नागर शैली क्या होता है, बेसर शैली क्या होता है, इन सारे मुद्दों पे मैं बातचीत करूंगा। मेहराब क्या होता है, दंतुरित मेहराब क्या होता है, हम इन सारे फेजेस पे बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन वो सारी बातचीत मैं आपसे आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में करूंगा। अभी बहरहाल आप इतनी बातों को समझते हुए आगे चलिए, इतनी सारी बातों को आप कवर करते हुए चलिए। कृष्ण प्रथम के बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजा इसे चले आते हैं। एक राजा जो आ रहा है वो राजा आ रहा है ध्रुव, जिसकी उपाधि थी निरुपम, काल बिल्लभ और श्री बल्लभ। काली बल्लभ और श्री बल्लभ और निरुपम, इस तीन उपाधि को लेकर के ये शासक गद्दी पर बैठता। ध्रुव जब गद्दी पे बैठा तो इसके बारे में सबसे रोचकदार बात यह है कि इसके समय जो वेगी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य नहीं, जो वेगी के चालुक्य थे, मैंने वातापी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ऐसा करके मैंने कुछ आपको बताया है अभी समझाते ही समय। और इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताने की पूरी कोशिश किया। तो जो वेगी के चालुक्य थे, इन वेगी के चालुक्य नरेश अगर देखा जाए विष्णुवर्धन को, जो पल्लव नरेश हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें दंती वर्मन को, और मैसूर पे शासन करने वाले जो गंगों की शासन चल रहे थे, इन सारे लोगों की सत्ता को अपदस्थ करने की कोशिश ही नहीं, वरना अपितु अपदस्थ करने का काम इसने किया था। जो ध्रुव था इसको धरावर्ष के नाम से भी जाना जाता था, और कहा जाता है कि कन्नौज का जो त्रिपक्षी संघर्ष था उसमें इसने भाग लेने का काम किया था। ध्रुव जो था वो भाग लेने का काम किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो ध्रुव के बाद जो पुत्र और उत्तराधिकार के रूप में आता है वो गोविंद तृतीय आता है। और गोविंद तृतीय जो था इसने भी त्रिपक्षी संघर्ष में भूमिका अदा करने का काम किया था। गोविंद तृतीय एक ऐसा शासक आता है जिसके समय में बताया जाता है कि राष्ट्रकूट सत्ता जो थी वो राष्ट्रकूट शासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। चरमोत्कर्ष पे इसलिए पहुंच चुकी थी क्योंकि गोविंद तृतीय जो था, ये गोविंद तृतीय एक युद्ध कौशल क्षमता रखने वाला व्यक्ति ही नहीं, अपितु कूटनीतिज्ञ व्यक्ति के रूप में भी राजशाही सत्ता को संचालित करने की कोशिश किया था। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि गोविंद तृतीय की जो भी संकल्प थे इस महीने में वो कहीं फेल करें, वो लगभग अपने हर संकल्पों में कामयाबी पाने की कोशिश की करता चला गया। और कहा जाता है कि जब गोविंद तृतीय उत्तर भारत में सत्ता की बागडोर को संचालित करने के लिए युद्ध नीति से पीड़ित था, उसी समय की बात है कि दक्षिण के जो शासक थे जैसे पल्लव थे, पांड्य थे, केरल थे, गंग थे, ये सब लगभग गोविंद तृतीय की उपलब्धि से काफी हतोत्साहित हो चुके थे। और ये सारे लोगों ने मिल करके एक संघ बनाने की कोशिश किया था, और ये संघ भी बनाए। ये उस समय की घटना है जिस समय गोविंद तृतीय उत्तर भारत के संग्राम में पूरा लिप्त था। उस समय दक्षिण के कुछ राजा जो थे जैसे पल्लव, पांड्य, केरल, गंग शासक, ये सारे राजा एक गिरोह बनाए, एक संघ बनाए, इसलिए कि हमें राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को अपदस्थ करना है। बावजूद इसके इन राजाओं की गिरोह गोविंद तृतीय जैसे राष्ट्रकूट बादशाह का बाल नहीं बिगाड़ पाया। और इतिहास के अनुसार ये बताया जाता है कि गोविंद तृतीय इन सारे राजवंशों की बनाई गई जो गिरोह थी उन गिरोहों को नाकाम कर दिया, यानी ये सारे गिरोह जो थे ये असफल हो गए, यानी इसको नष्ट कर दिया गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय के बाद अगर देखा जाए तो उसका लड़का उत्तराधिकार के रूप में आता है,
और वो आता है अमोघ वर्ष करके राष्ट्रकूट राजवंश का अगला शासक बनता है। राष्ट्रकूट राजवंश का एक ऐसा शासक आता है जो काफी कवियों को आश्रय देने वाला था और खुद ही एक कवि के रूप में भी जाना गया था। कहा जाता है कि इसने ऑलरेडी कन्नड़ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किया था। कविराज मार्ग की रचना इसने ही किया था और इसके शासनकाल के ही दौरान बताया जाता है कि जिनसेन, महावीराचार्य और रक्तायनाथ जैसे व्यक्ति जो थे इनको स्पेशल इसने आश्रय भी दिया था। ये वो जिनसेन है जिस जिनसेन के बारे में कहा जाता है कि ये आदि पुराण से संबंधित महावीराचार्य जो थे ये गणित सार संग्रह से संबंधित थे और जो इसमें रक्तायना थे ये स्पेशल अमुवृत्ति का जो संग्रह था उससे संबंधित थे। इन व्यक्तियों को आश्रय देने का काम जो किया था वो अमोघ वर्ष किया था। अमोघ वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट राजवंश में कईयों शासक आए लेकिन किसी के बाजू में इतनी फौलाद नहीं भरी थी जो राष्ट्रकूटों की बनाई गई सत्ता को पूरी संपन्नता पूर्वक संचालित कर पावे। यही कारण है कि इसके बाद अगर देखा जाए कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, गोविंद आ रहा है, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, ऐसे तमाम ताड़तोवर शासक चले आए। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के नाम से ये नहीं जाने जाते हैं। इसी क्रम में आने वाला इस राष्ट्रकूट राजवंश का कह सकते हैं अंतिम शासक के रूप में जो आता है वो आता है कार्क द्वितीय, जो राष्ट्रकूट राजवंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। क्योंकि इसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट राजवंशों में कोई ऐसा बादशाह नहीं आएगा और नहीं आने का कोई चांस होगा, क्योंकि राष्ट्रकूट राजवंश यही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। माना जाता है कि तैलक द्वितीय नामक एक व्यक्ति जो था वो तैलक द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजवंश के अंतिम शासक कार्क द्वितीय को बाकायदे से अपदस्थ करता है, इनकी सत्ता को उन्मूलन भी कर देता है और उन्मूलन करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। यानी कि देखा जाए तो दंती दुर्ग के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और कल्याणी के चालुक्यों की इतिहास शुरू हो जाती है। मैंने वादामी या वातापी के चालुक्य नरेशों को इसके पहले की वीडियो में बताया था आपको। उन वातापी या वादामी के चालुक्य नरेशों को अपदस्थ करने का काम किया था दंती दुर्ग ने, तो राष्ट्रकूट राजवंश चला, मैंने इसको बता दिया। अभी मैंने फिगर बना के आपको पहले बताया ही है। और इनको अपदस्थ करने का काम कर रहे हैं कल्याणी के चालुक्य। तो अगली क्लास जब मेरी लगती है तो मैं आपसे बातचीत जो करूंगा वो कल्याणी के चालुक्यों से संबंधित होगा। और मेरा आप लोगों से बार बार अपील रहता है कि अगर आप लोगों को वीडियो पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट दिखाई देता है तो निसंदेह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करते चलिए, बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर आप लोग करेंगे तभी हमारी जितनी सारी हमारी कंटेंट है ये दूर दूर के लोगों तक भी फैल सकता है, उन दूर दराज के बच्चों तक जा सकता है जो लोग किसी समस्याओं के वजह से शहरों तक पहुंचने में असफल हैं। उन लोगों के भी भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संभवतः मेरा कंटेंट उनके जीवन की कामयाबी का एक अभिन्न अंग साबित हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देते चलेंगे और हम आप लोगों के साथ और सहयोग के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ अपने YouTube चैनल पे उपलब्ध रहूंगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली क्लास में कल्याणी के चालुक्य वंशों के बारे में बताने के लिए। इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगले एपिसोड कल्याणी के चालुक्य राजवंश से संबंधित मुद्दों पे करता हूं बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।